हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं जूनियर असिस्टेंट 2016 का जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट का 20 क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ये पीछे मैंने एक पेपर रखा हुआ है जो कि जूनियर असिस्टेंट 2016 का पेपर है और इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको दिए हुए हैं, जो कि आपके जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट है, जो कि पार्ट नंबर 2 है। तो क्योंकि आपका जूनियर असिस्टेंट का पेपर अब होगा, तो इसके लिए हम लोग जो है ये पेपर सॉल्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह का पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी महीने का 10वां दिन शनिवार होता है तो उस महीने का 27वां दिन कौन सा होगा। चूँकि आपको बताया गया है कि 10वां दिन शनिवार है और आपको पता है कि अगर हम जैसे हमें 10वां दिन पता है शनिवार है, यानी कि सैटरडे है, ठीक है, तो हमें अगर नेक्स्ट डे मालूम करना होता है कि नेक्स्ट सैटरडे कब पड़ेगा, तो हम इसमें 7 ऐड कर देते हैं, यानी कि जो 17वां दिन होगा वो भी आपका सैटरडे ही होगा। अब 17 में फिर अब 7 ऐड करो, यानी कि जो 24वां दिन होगा वो भी आपका सैटरडे ही होगा। सिंपल है ना, ऐसे ही करते हैं। ठीक है भाई, 7 दिन के बाद से वो दिन रिपीट होता है, यानी कि जैसे अगर आपका 10 में आपने 7 ऐड कर दिया, 17वां दिन सैटरडे, 17 में फिर 7 ऐड कर दिया तो 24वां दिन भी सैटरडे। आपसे पूछा है 27वां, तो अगर 24 सैटरडे था, ठीक है, तो 25 संडे होगा, 26 मंडे होगा और जो 27 होगा वो आपका होगा मंगलवार, यानी कि ट्यूसडे। तो इसका सही आंसर होगा ट्यूसडे। आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, पहला मंगलवार, दूसरा सोमवार, तीसरा शनिवार और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका पहला ऑप्शन जो है यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन यानी कि मंगलवार। तो इस तरह से क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इस पर कह रहा है कि ए बी का पिता है, बी सी का भाई है, डी ए की माँ है, सी और डी का आपको संबंध बताना है, यानी कि सी का डी से क्या संबंध है ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन भी आपको 4 दे रखा है, पहला बहन, दूसरा पुत्री, तीसरा माँ और चौथा दादी। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे कहा ए बी का पिता है, यानी कि ए कंफर्म कर दिया है कि ए एक मेल मेंबर है, तो ए इस बी का पिता है। अब हमें बी को नहीं पता हमें कि बी क्या है, भाई मेल है कि फीमेल है नहीं पता अभी। नेक्स्ट आपसे कह रहा है बी सी का भाई है, यानी कि बी भी मेल है आपका। किसका भाई है? सी का। अब नेक्स्ट है डी ए की माँ है, डी जो है इस ए की, ये जो ए दिया हुआ है ना इसकी माँ है, यानी कि डी को हमने यहाँ बना लिया, डी ए की माँ है। क्लियर है यहाँ पे। अब आपसे कह रहा है सी का डी से संबंध बताइए। तो भाई आपसे पूछा है सी का डी से संबंध और आपको जो दिया हुआ था कि ए बी का पिता है, बी सी का भाई है और डी ए की माँ है। अब आपका सी का डी से संबंध पूछ रहा है। पहला ऑप्शन बहन, पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऑप्शन पुत्री, पॉसिबल नहीं है। तीसरा ऑप्शन माँ, ये भी क्या है? पॉसिबल नहीं है। चौथा ऑप्शन है दादी, तो ये पॉसिबल हो सकता है, बिकॉज हमें सी का जो है कि ये मेल है कि फीमेल है, बट डी फीमेल है और सी की दादी हो सकती है। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। ठीक है, ये होगा आपका दादी। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि दो भाइयों की आयु के बीच का अंतर जो है उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के समान है। ठीक है, अब कह रहा है कि बड़े भाई की उम्र 15 साल है। ठीक है, आपको इसमें बड़े भाई की एज दी हुई है। ठीक है, तो नोट करते जाना क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, क्योंकि बड़े भाई की आपको एज पता है। ठीक है, जो बड़ा भाई है वो कितने साल का है? ये 15 साल का है। और आपसे कह रहा है कि छोटे भाई के जन्म के समय उनकी माँ की उम्र 37 साल थी, यानी जब उनका छोटा भाई हुआ तो माँ की जो एज थी वो कितनी थी? 37 ईयर्स, 37 साल की। तो जब छोटा भाई पैदा हुआ तो माँ 37 साल की थी और कह रहा है कि जो उनके पिता हैं, ठीक है, वो माता से 5 साल बड़े हैं, तो पिता कितने के हो गए हैं? छोटे भाई के जन्म के समय अगर माता 37 साल की थी तो पिता कितने के हो गए? 42 ईयर्स के हो गए।
जो क्वेश्चन में कह रहा है सिर्फ आपको उतना ही करना है, उससे अधिक कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो बड़ा भाई जो है 15 साल, माँ हो गई 37 साल, पिता हो गया 42 साल। अब आपसे कह रहा है कि यदि पिता माता से 5 साल बड़े हों तो बड़े बेटे के जन्म के समय उनकी उम्र क्या थी। तो पहले देखो, पहला लाइन जो आपसे कह रहा है कि दो भाइयों के आयु के बीच का जो अंतर है उनके पिता और माता की आयु के बीच के अंतर के समान है। तो माता और पिता की आयु के बीच का अंतर कितना हो गया, 42 माइनस 37, 5 ईयर्स। और जब बड़ा भाई 15 साल का है और इन दोनों भाइयों के बीच का अंतर माता पिता की आयु के बीच के अंतर के बराबर है, तो बड़ा भाई अगर 15 साल का है तो छोटा भाई कितने साल का हो गया, 5 साल का अंतर हो गया, यानी 10 साल का। यानी कि जब छोटा भाई पैदा हुआ था तो माता की उम्र 37 साल, पिता की उम्र 42 साल और छोटा भाई 10 साल का है अभी, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है कि जब बड़े बेटे का जन्म हुआ तो उस समय जो है उनके पिता की उम्र क्या थी। तो जब बड़ा बेटा, देखो बड़ा बेटा जो है वो 15 साल का है, जाहिर सी बात है। और ऑप्शन आपका देख लो क्या है, 57 ईयर्स, 25 ईयर्स, 32 ईयर्स और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मुझे ये लगता है कि उपयुक्त में से कोई नहीं ही होगा। और क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो 15 साल पहले कह रहे हैं ना, ठीक है। तो ये जो एज है माता पिता की 42 और 37 वाली, ये कब की है, जब ये छोटा वाला भाई पैदा हुआ, यानी कि 10 साल पहले की ये उम्र है, ठीक है। 10 साल पहले की उम्र है ये। तो फिर 15 साल यानी 5 साल और पहले की उम्र कर दो, तो इसमें माइनस कर दो, ठीक है। अगर आप माइनस कर देंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा, 5 साल पहले की उम्र है ना ये 10 साल के समय ये उम्र थी 15 साल, और ये 5 साल पहले का बच्चा है ये वाला जो है, ठीक है। क्योंकि 5 साल का ही गैप है तो इसमें से 5 माइनस कर दो, तो कोई भी ऑप्शन सटीक नहीं बैठ रहा है। इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे देखिए कह रहा है, क्वेश्चन देख लो, आम के पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है। दो पेड़ हैं एक समान ऊंचाई के। अब कह रहा है कि केले का पेड़ ताड़ के पेड़ से छोटा है, अमरूद का पेड़ केले के पेड़ से छोटा है पर आम के पेड़ से ऊंचा है, और कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है ये बताना है। ऑप्शन देख लो, पहला नारियल, दूसरा ताड़, तीसरा आम, चौथा केला, ठीक है। तो बहुत जल्दी जल्दी करने वाले क्वेश्चन हैं, बस खाली एक एक लाइन से जो है स्टेटमेंट पढ़ना। आपसे कह रहा है कि आम का पेड़ और नारियल के पेड़ की ऊंचाई एक समान है, यानी कि दो पेड़ आपके एक समान ऊंचाई के हैं। अब कह रहा है आपका कि केले का जो पेड़ है वो ताड़ के पेड़ से छोटा है, ठीक है। तो ये जो आपका केले का पेड़ है इसमें, ठीक है, ये जो है ये ताड़ के पेड़ से छोटा है। अब कह रहा है अमरूद का जो पेड़ है वो केले के पेड़ से छोटा है, अमरूद का जो पेड़ है वो इससे भी छोटा है, ठीक है। लेकिन आम के पेड़ से ऊंचा है, ठीक है। दो चीज़ इसमें कह रहा है, ऊंचाई भी बताई जा रही है और छोटा भी बताया जा रहा है। मतलब कि जो अमरूद का पेड़ है ये केले के पेड़ से तो छोटा हो गया पर आम के पेड़ से ऊंचा है, यानी जो अमरूद का पेड़ है ये आम के पेड़ से ऊंचा है। और आपसे कह रहा है कौन सा पेड़ सबसे ऊंचा है, तो सबसे ऊंचा यहाँ पे ताड़ का पेड़ होगा, यानी कि यही देख लो, चार ही पेड़ का जिक्र किया गया है और इसमें ये ताड़ का पेड़ सबसे ऊंचा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सी जोड़ी सबसे अलग है, पहचान करना है आपको। तो आप देख सकते हैं आपको चारों ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। पहला है आमदनी व्यय, ठीक है। दूसरा है संपत्ति देनदारियाँ, तीसरा है फ़ायदा लाभ और चौथा है नामे और श्रेय, ठीक है। तो देख लो यहाँ पर, तो पहला आपका है आमदनी, मतलब जितना पैसा आ रहा है उससे अधिक व्यय हो जाएगी, मतलब अपोजिट दिया हुआ है, संपत्ति जितनी संपत्ति है उससे अधिक देनदारियाँ हो गई, ठीक है। तीसरा है फ़ायदा और लाभ, फ़ायदा और लाभ दोनों एक ही चीज़ होता है, तो यहाँ से आपका थर्ड वाला ऑप्शन जो है यहाँ से सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो कि किसी कोड में दिसंबर को जो है इस तरह से लिखा गया है, तो आपसे कहा गया है कि आप नवंबर को कैसे लिख सकते हैं। आपको चार ऑप्शन दिख रहे होंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं दिसंबर से। तो देखो यहाँ का जो डी है ना, ये एकदम लास्ट में आके डी लिखा गया है, और जो यहाँ का ER है इसको सबसे पहले लिख लिया गया है। तो वही काम यहाँ भी करो, ये जो NO है ना इसको एकदम लास्ट में लिख लो यहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे, मतलब एकदम यहाँ पे हम लोग इसे लिखेंगे NO, और जो ER है ना इसको यहाँ पे कर लेते हैं ER। अब एक बार ज़रा आप ऑप्शन चेक करके देखिए अपना, स्टार्टिंग में E और लास्ट में NO किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर A में देख लो है, ऑप्शन नंबर C में है, ऑप्शन नंबर B और D पहले आपका गलत हो गया यहाँ से। अब आपको आगे चेक करना होगा। अब देखो D होगा, CE यहाँ देखो लिखा हुआ है CE को कहाँ लिखा गया है? यहाँ आगे। तो वैसे ही V को कहाँ लिखा जाएगा? आगे, यहाँ लिख लो VE। और MB को कहाँ लिखेंगे? जैसे यहाँ पे MB को स्टार्टिंग में लिखा गया वैसे ही MB को यहाँ भी लिख लेंगे इसके बगल में। अब देख लो ERMB और लास्ट में VENO, तो ERMB और लास्ट में VEMO जो है, सॉरी VENO जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर A में है। ऑप्शन नंबर C में MB की जगह जो है देखो BM लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से भी आपका ऑप्शन नंबर A जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ से? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक मैथ्स का सिंपल सा क्वेश्चन। एक लड़के को किसी संख्या को 7/8 से गुणा करने के लिए कहा गया है, ठीक है। उसने संख्या को 17/8 से गुणा किया है और उसे सही उत्तर से 30 ज़्यादा प्राप्त हुआ है। वो संख्या क्या है? आपको ऑप्शन दे रखा है 4, ठीक है। तो चूँकि गुणा करने के लिए कहा गया था 7/8 से, तो मान लो तो वो संख्या क्या हो गई? x है। इसे गुणा कर दिया 7/8 से। क्लियर? गुणा उसने किया है इससे, उसे जो है गुणा करने को कहा गया था 7/8 से, लेकिन उसने जो है क्या कर दिया? गुणा कर दिया है 17/8 से, ठीक है। तो उसे जो नंबर प्राप्त करना था उससे उसने 30 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लिया, यानी कि 17/8x में से अगर हम 7/8x को माइनस कर दें तो हमें ये 30 यानी कि ये नंबर जो है अधिक प्राप्त हो गया है। तो आप सॉल्व कर लो, ये 10x/8 होगा और ये हुआ 30, तो ये 10 3 ज़ा 30 और x की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी 24। तो ऑप्शन नंबर देख लो यहाँ पे, ऑप्शन नंबर B एकदम करेक्ट बैठ रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर A आपका 21 है, C 3 है और D 8 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक श्रृंखला दी गई है और कुछ निश्चित क्रम भी दी गई है। यहाँ पर आपको जो है आगे के 2 अक्षरों का चयन करना है, यानी कि यहाँ और यहाँ। तो कुछ नहीं करना, बस देख लो क्या क्या दिया हुआ है। ये देखो x के पास से यहाँ z दिया हुआ है, v x दिया, यानी कि ऐसे चल रहा है। देखो p एक बीच में छोड़ करके q r s t u v w x y z, तो p के लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे n o p होता है, यानी कि यहाँ n हो जाएगा। ऑप्शन में देख लो कि सेकंड साइड में n कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर D में ही है आपका, ठीक है। अगला आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अगला आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले ही आपका ये ऑप्शन नंबर D सही बैठ गया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है, एक श्रृंखला दी हुई है, आपसे पूछ रहा है इसमें से कौन सा जो है वो गलत है। तो यहाँ से आप स्टार्ट करोगे तो देख लेना, यहाँ से ये 1, ठीक है, इंटू 1 + 2, तो ये आया आपका 3। ये आप देख लेना ऑड नंबर लेके चल रहे हैं। 3 × 3 + 4 13, फिर 5 लेके चलना, इंटू 5 प्लस क्या होगा 2 4, तो ये 6 ले लेना, तो ये होगा आपका 31। देखो बनते जा रहा है, 3 13 31 बन रहा है ना। 7 × 7 + 8, तो ये 49 और 8, ये हुआ आपका 57। देख लेना 49 और 8, 9 8 17 और ये 5, तो यहाँ से ये देखो 58 जो है वो गलत है, और 58 जो है वो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? यहाँ पे C है। क्लियर है? ऑप्शन देखते चलना और साथ में सारी चीज़ें करते चलना, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ लो आराम से। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर लंबी सुरंग में एक रेलगाड़ी को घुसते हुए देखता है। सुरंग की लंबाई 4 किलोमीटर है। क्वेश्चन देखना, यदि रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग की लंबाई का 8वां भाग है और वह 6 मिनट में सुरंग से बाहर निकल गया, तो उसकी रफ्तार। अब इस तरह के क्वेश्चन को बिल्कुल पेन यूज़ करने का ज़रूरत नहीं है, ईजिली ओरली हो जाएगा, लेकिन मैं बता देती हूँ आपको कैसे होगा। क्योंकि सुरंग की लंबाई आपको दी गई है, यहाँ देखो लिख रही हूँ यहाँ पे कि ये 4 किलोमीटर लंबी सुरंग है।
आपसे एक चीज़ ये भी कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग की लंबाई का 8वां भाग है, यानी कि 4/8, यानी कि 1/2, यानी कि 0.5। ठीक है, ये क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है। ठीक है, क्लियर है। आपसे कह रहा है कि 6 मिनट में वो सुरंग से बाहर निकल गया। ठीक है, तो यानी कि कुल लंबाई कितनी हो गई, 4.5 हो गई आपकी, सीधे सीधे 4 और ये 0.5, यानी कि 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस वो कवर करता है 6 मिनट में। ठीक है, तो 4.5 इंटू 10 कर दो और यहाँ 6 इंटू 10 कर दो, यानी कि 45 हो गया। यानी कि 45 किलोमीटर का डिस्टेंस वो तय करेगा कितने में, 60 मिनट में। और 60 मिनट को हम लोग बोलते हैं 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में तय करता है 45 किलोमीटर। यानी कि उसकी स्पीड कितनी हो गई, 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका देख लो ऑप्शन नंबर डी है। पहला है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरा है 48 किलोमीटर पर आवर, सी है 40 किलोमीटर पर आवर और डी है 45 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन है। बहुत ही आसानी से देखो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दिया हुआ है, आपको बताना है ये क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी आपको ये बताना है। तो इसको करने का तरीका क्या है, पहले कई तरह के ट्रिक्स भी लगते हैं इसमें। सिंप्लीफाई करना होता है, किस तरह से आपको ये वैल्यू जो है ले आनी होती है पहले वाले फिगर को देख करके। तो देख लो, बाहर वाले तीनों नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, देख लो 9 8 17, 17 और ये आपका होगा 7 है ना 24। ठीक है, और अंदर वाली तीनों संख्याओं को आप ऐड कर लीजिए आराम से, कितना हो जाएगा, ये देखो 12 10 22 और 22 और 11 33। ठीक है, अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 9 होगा, ये बीच में लिखा गया है। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम यहाँ पे ये कर सकते हैं। तो बाहर वाले नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 13 + 14 + 12, तो ये कितना हो गया 7 2 9 और ये 3। अंदर वाले नंबर को ऐड कर लो, 15 16 और 17, 7 6 13, 5 18 और ये 4। अब इन दोनों का डिफरेंस भी 9 आएगा, यानी कि जो अंदर वाला नंबर होगा वो 9 ही होगा। और ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका 9 ही है। क्लियर है यहाँ से, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, एक सर्कल है। ठीक है, ये भी आपका इसी तरह से है, लुप्त संख्या आपको ज्ञात करनी है। किस तरह से ज्ञात करेंगे, बहुत ही ईजी होता है। देख लो, इसके सामने ये स्क्वायर है 9 का 81, इसके सामने स्क्वायर है 7 का 49 और ये खुद स्क्वायर है किसका 5 का, तो यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका देख सकते हैं आप, सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी आपको बताना है कि लुप्त संख्या क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी कुछ खास नहीं करना है। देखो 7 है, 13 है, 169 है, 337 है, 473 है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन जो है आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी आपको देखना होता है कि टेक्निक क्या लगी हुई है। ठीक है, टेक्निक जो है क्या लगी हुई है, बस आपको यही देखना होता है। तो देखो 7 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 14 होगा और 14 में से हम अगर 1 को माइनस कर दें 13 आ जाएगा। क्लियर है, उसी तरह से देखो हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये 13 आ गया। अब 169 में अगर आप 2 का मल्टीप्लाई कर लो कितना आएगा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 13, 2 1 जा 2 और 3, इसमें से 1 माइनस कर दो तो 337 आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, सेम वही काम आपको यहाँ पे करना है, मल्टीप्लाई बाई 2 - 1। ठीक है, कर लो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 और 9 -1, यानी कि 945 जो है इसका आंसर हो जाएगा। और 945 जो है आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में है। ठीक है, तो यहाँ से जो है आपका 945 जो है इसका आंसर है, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि हनीफ को इच्छा होती है कि वो अपने दोस्त जोसेफ के घर का पता लगाए। ठीक है, जिसका घर उसके घर से 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है। अब देखो कह रहा है कि हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर की ओर चलता है। ठीक है, और दाहिना मोड़ लेते हुए 11 किलोमीटर चलता है, फिर वो दाहिना मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है, फिर वो बायां मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है, और उस जगह पर आकर के वो जोसेफ को ढूंढने में मुश्किल पड़ जाता है और वहीं वो रुक जाता है। वहाँ से कितनी दूरी और किस दिशा में हनीफ को चलना चाहिए ताकि वो जोसेफ का घर का पता प्राप्त कर सके। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है,
तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या होता है करना कि आपको पता होना चाहिए कि पहले तो जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। देखो ये आपका होता है ईस्ट, एक मिनट गड़बड़ हो गई, देखो ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये होता है साउथ। इतना पता होना चाहिए, बाकी सब कर लोगे। चलो 1 बाय 1 करते हैं हम लोग। पहले कह रहा है कि हनीफ अपने घर से उत्तर की ओर चलता है। तो मान लो ये हनीफ का घर है, ठीक है ना। ये जो है हनीफ का एक घर है, यहाँ से वो चलना शुरू करता है तो उत्तर की ओर चलता है। चलो हम लोग चलते हैं उत्तर की तरफ, यहाँ, ठीक है। 5 किलोमीटर चलता है वो। इसके बाद से कह रहा है कि वो दाहिना मोड़ लेता है, लेफ्ट नहीं राइट कह रहा है, राइट चलता है और लेता है 11 किलोमीटर। यहाँ से हम चल दिए, 11 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है कि फिर वो दाहिना मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो चलो यहाँ से हम लोग फिर दाहिना मोड़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो 5 ही है, यानी और आगे बढ़ जाएंगे तो ये 9 हो जाएगा। क्लियर है। अब कह रहा है कि फिर वो बायां मोड़ लेता है और 9 किलोमीटर चलता है, यानी यहाँ से फिर वो बायां मोड़ ले लिया और 9 किलोमीटर चल गया आगे, यहाँ तक आ गया। अब कह रहा है कि यहाँ पर आकर के उसे थोड़ी मुश्किल होती है जोसेफ को ढूंढने में और वो यहीं पे यानी इस स्थान पर रुक जाता है। अब वो कह रहा है कि वो यहाँ से कितनी दूरी बढ़े और किस दिशा में बढ़े कि वो जोसेफ के घर का पता ढूंढ सके। और आपको पता है कि यहाँ से लेकर के जोसेफ के घर की दूरी जो है 20 किलोमीटर पूर्व की ओर है, यानी कि यहाँ से लेकर के इधर आएगा पूर्व की ओर 20 किलोमीटर। ऑप्शन देख लो, पहला कह रहा है उसे सीधा 9 किलोमीटर चलना चाहिए, तो यहाँ से सीधा इधर चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, कहीं और चला जाएगा ना, मतलब नहीं है। यहाँ से 20 पूर्व आ रहा है ना, यहाँ से 20 किलोमीटर, तो 11 तो यही हो गया और यानी 9 और कहीं होगा, यानी कि यहाँ तक उसे आना है। देख लो यही घर है उसका, यहाँ से 11 और यहाँ से 9, तभी तो 20 हो रहा है, ये 20 हो रहा है पूरा ना, यानी कि उसे यहाँ से यहाँ चलना है। ऑप्शन नंबर डी देख लो, उसे बाई ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलना चाहिए। तो जब यहाँ से बाई ओर मुड़ेगा ना तो ये 4 किलोमीटर चलेगा, तब जा कर के ये पहुँचेगा वो जोसेफ के घर, ठीक है। ये जोसेफ का घर है और ये जो है आपका हनीफ का घर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से एकदम करेक्ट वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देख लो यहाँ पे, ये कह रहा है आपसे कि यदि ए गणित के लिए चुने हुए छात्रों की संख्या का, बी जीव विज्ञान की संख्या का और सी भौतिक विज्ञान की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो कितने छात्रों ने भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि भौतिक यानी कि बी और सी में से आपको देखना है ना। तो चलो देख लेते हैं। ये 6 जो है ये तो कॉमन हो गया ना, यानी कि 2 इधर 2 इधर 2 इधर। तो जब आपको संख्या का पता लगाना है तो क्या करेंगे, आपको पहले तो इसे तो हटा दो, ए वाले का कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। तो जब 2 आप कम करोगे ना तो ये 6 हो गया। यहाँ से इस 6 में से तीनों के 2 है ना, तो इसका 2 कम करोगे तो इसके पास कितना हो गया, 6 हो गया। और इन दोनों के पास मिला करके ये 4 कॉमन है, यानी कि 2 इसका 2 इसका, तो इनका वाला 2 निकाल दो तो यहाँ पे कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। ये सब देखो एकदम ओरल करने वाले क्वेश्चन हैं। यहाँ 24 है, 24 के साथ में ये भी 6 मिला हुआ है, इस 6 को हटा दो, 6 को नहीं हटाओ भाई, 2 इसका 2 इसका 2 इसका, एक की ज़रूरत हमें है नहीं बिकॉज ये मैथ्स का है। 2 हटा दो कितना हुआ, 22 हुआ। आपसे सिर्फ किसका पूछा हुआ है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, तो ये हो गया 26 और आपका ऑप्शन नंबर 26 जो है ये डी में आता है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका डी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ देखो, आपको कह रहा है कि एक शब्द के बाद से 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द का दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके गठन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है एंटरटेनिंग, इसके बाद से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको बताना है कि एंटरटेनिंग में जितने भी आपके शब्द अक्षर आए हैं उनको यूज़ करके कौन सा अक्षर नहीं बनाया जा सकता। पहला है देखो ट्रीटिंग, तो ट्रीटिंग तो बनेगा क्योंकि TREATING सभी इसमें आ रहा है। नेक्स्ट है टर्शियरी, तो टर्शियरी में आप देख लो कि इंटरटेनिंग में वाई कहीं नहीं है और टर्शियरी में वाई भी आया हुआ है, दैट मीन्स कि टर्शियरी का गठन हम नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देख लो, यहाँ पर दिया गया है 55 नंबर पे, ठीक है, ये आपका दिया गया है
परसेवरेंस, तो परसेवरेंस में आपको ये देखना है कि कौन कौन से लेटर्स हैं और जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो कि ऊपर वाले अक्षरों को मिला करके नहीं बन रहा है। तो देखो पहला ऑप्शन है आपका SERENE, सेरीन, तो पहला तो बन रहा है। दूसरा है आपका इनर वेट, तो इनर वेट में देखो 2 बार ई आया है जो कि आया हुआ है, और एन आया हुआ है वो भी आया हुआ है, और देख लो आर भी आया हुआ है, वी भी आया हुआ है, ए भी आया है, बट टी नहीं आया हुआ है। ठीक है ना, पर सेवरेंस में टी नहीं आया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से इसका आंसर आपका हो जाएगा करेक्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि ये वाला जो आपका शब्द है वो नहीं बन पाएगा। नेक्स्ट है आपका सुपरिटेंडेंट। ठीक है ना, नेक्स्ट है आपका सुपरिटेंडेंट, तो इसमें आपका है पहला रिटेंशन, तो रिटेंशन ही देख लो, रिटेंशन में आर जो है आया हुआ है, ई देख लो यहाँ पर 1 और 2 बार आया हुआ है वो भी आया हुआ है, टी भी आया हुआ है, एन भी आया हुआ है, लेकिन देखो रिटेंशन में आपका टी 2 बार आया हुआ है। ठीक है, सुपरिटेंडेंट में आपका टी 1 ही बार आया हुआ है, दैट मीन्स कि 2 बार टी आया हुआ है, तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका यहाँ से सही हो जाएगा, यानी कि ये वर्ड हम नहीं बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारे 3 क्वेश्चन आए थे जो कि हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि सिर्फ आपको नॉर्मल जो है साइन को एक्सचेंज करना है, उस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जो है हम लोग ईज़िली कर लेंगे, बस मैं बता दूंगी आपको कैसे करना है, और सारे क्वेश्चंस जितने भी कराने वाले थे मैंने करा दिए हैं आपको। जैसे देखो यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना, इनको आपको साइन को चेंज करना है और बताना है। ठीक है, कि समीकरण क्या होगा। जैसे आपको दिख रहा होगा 2 क्वेश्चन है 57 एंड 58, कह रहा है कि यदि जो माइनस है वो गुणन, प्लस है आपका विभाजन, और नेक्स्ट आपका कह रहा है गुणा है आपका घटाओ, और प्लस है आपका जोड़ना। ठीक है, तो सही समीकरण क्या है, आपको करना क्या है, चारों ऑप्शन में जो भी आपसे कह रहा है वो पुट कर देना है, और उसके बाद से जो समीकरण सही बन जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी लोग कर लेंगे, सारे का साइन चेंज कर लीजिएगा, जो आंसर सही आ जाएगा उसको आप लोग ठीक आराम से कर लीजिएगा। तो आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर चैनल पर नए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।